हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान भारती का पाठ 2 रेसों से बस तक इसे हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का ऊन धारण करने वाले जंतु है आ ऊंट तथा याक, बा एल्पेका तथा लामा, सा अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, दा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊन धारण करने वाला ऊंट भी है, याक भी है, अल्पेका भी है, लामा भी है, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होती है। खा भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। आ शाकाहारी, बा मांसाहारी, सा सर्वाहारी, दा अपमार्जक। तो भेड़ और रेशम ये दोनों ही शाकाहारी होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो विकल्प सही होगा, शाकाहारी। गा भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। आ अभिमार्जन, बा संसाधन, सा रीलिंग, दा कटाई तथा छटाई। तो इसका आ विकल्प सही होगा, अभिमार्जन, क्योंकि अभिमार्जन के द्वारा ही रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। घा रेशम है। आ मानव निर्मित रेशे, बा पादप रेशे, सा जंतु रेशे, दा उपरोक्त सभी। जो रेशम है ये जंतु रेशे है। मानव निर्मित रेशे वो होते हैं जिन्हें मानव के द्वारा बनाया जाता है, और पादप रेशे जो है पौधों से प्राप्त होते हैं। तो रेशम जो है ये जंतु से प्राप्त होता है, तो रेशम हो जाएगा जंतु रेशे। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय खाली जगह से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों की त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ खाली जगह पर आएगा बालों से। खा ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की खाली जगह का कार्य करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है, यानी कि वायु को रोक लेती है और ऊष्मा को इधर उधर नहीं जाने देती है। गा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन विज्ञान खाली जगह कहलाता है। यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सेरीकल्चर, मतलब ये जो है सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। घा प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थों से लिपटी संरचना खाली जगह कहलाती है। तो इसमें जो विकल्प आएगा वो आएगा कोया या कोकून। अंगा है ये ऊन उद्योग के कारीगर खाली जगह नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, तो इसमें खाली जगह आएगी एंथ्रेक्स। ऊन उद्योग में जो कारीगर होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं, और वो जो संक्रमित होते हैं, जिस जीवाणु से संक्रमित होते हैं उसका नाम है एंथ्रेक्स। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं, ये कथन हमारा सही है। खा ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये गलत है। गा अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ये सही है। घा सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, ये भी सही है। अंगा रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, ये गलत है। चौथा प्रश्न है हमारा, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। स्तंभ का और ये स्तंभ खा। स्तंभ का में हमें ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, अभिमार्जन, कोकून, याक, सहतूत की पत्तियां और रीलिंग। स्तंभ खा में हमें पॉइंट दे रखे हैं, रेशम कीट का भोजन, रेशम के रेशे का संसाधन, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, ऊन देने वाला जंतु, काटी गई ऊन की सफाई। इसमें हमें सही मिलान करना है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन क्या होता है? ये काटी गई ऊन की सफाई होती है इसके द्वारा। सेकंड पॉइंट है कोकून। कोकून क्या है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। थर्ड पॉइंट याक। याक जो है ये ऊन देने वाला जंतु है। सहतूत की पत्तियां। सहतूत की पत्तियां जो है ये रेशम कीट का भोजन होता है।
और अंगा वाला ये 5th पॉइंट है रीलिंग। रीलिंग ये रेशम के रेशे का संसाधन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर होगा सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। खा ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें उन भेड़ों के नाम लिखने हैं जो भारतीय नस्ल के हैं। इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। गा वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। घा जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? इसका उत्तर होगा ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। अंगा प्रश्न है हमारा, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। इसका उत्तर होगा रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इसमें जो चिपचिपा पदार्थ है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालने पर, और इसका समय होता है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट तक जब इसे गर्म करते हैं तो चिपचिपा पदार्थ जो है वो घुल जाता है और रेशम के रेशे जो है वो अलग हो जाते हैं और उन्हें छांट लिया जाता है। प्रश्न 6, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। प्रश्न 7, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर होगा ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। प्रश्न 8, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। इसका उत्तर होगा भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। चरण 1, भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। इसका चरण 2 है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। अर्थात अभिमार्जन क्या होता है कि इसमें जो ये रेशे होते हैं इन्हें साफ कर लिया जाता है। चरण 3 छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है जिससे अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद आता है चरण 4 कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। इसके बाद आता है चरण 5 रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चरण 6 ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। प्रश्न 9 रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर रेशम कीट के जीवन चक्र का जो है चित्र वो मैं अभी आपको दर्शा दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे आप रेशम कीट का जीवन चक्र का चित्र देख पा रहे होंगे। इसके बारे में ये हम विस्तृत चर्चा करते हैं। रेशम कीट जो होता है ये सहतूत, अरंडी और ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इसमें मादा रेशम कीट सहतूत के पत्ते की निचली सतह पर सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है और ये इसका जो है पहला चरण है। इसके जीवन चक्र का ये पहला चरण है
और ये अंडे शहतूत की पत्ती की निचली सतह पर चिपके होते हैं। ठीक है, और इन अंडों से सफेद रंग का लार्वा निकलता है जिन्हें कैटरपिलर इल्ली या लार्वा कहा जाता है। पेड़ और ये जो कैटरपिलर है, ये इसके निचली सतह की जो कोमल सतह होती है इसे खाते रहते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र के अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये इसकी प्रथम अवस्था है और ये इसकी दूसरी अवस्था है। रेशम कीट में लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। यहाँ पर आप ये दूसरी अवस्था में लार्वा देख रहे हो, ये 8 के आकार में आपको ये दिख रहा होगा, ये दूसरी अवस्था है। इसके बाद इस बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं और रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, इस प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही, ये जो कोकून देख रहे हैं इसके भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। ये वयस्क रेशम कीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें बदल जाता है। अंत में रेशम कीट के रेशों को काटते हुए ये बाहर आ जाता है और अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करता है। ये रेशम कीट की प्रथम अवस्था है जो कि ये पत्ते की निचली सतह पर अंडों के रूप में होते हैं। फिर ये लार्वा में बदलता है जो कि उल्टे 8 के आकार में होता है। फिर ये थर्ड अवस्था है। ठीक है, इसे कोकून कहते हैं और कोकून को ही वयस्क, इसकी ये जो बाहरी सतह है इसे काटकर आगे आता है और ये वयस्क रेशम कीट है। यहाँ पर ये चारों अवस्थाएं आपको दिखा गई हैं। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।